नमस्कार, मैं हूं ऋषि उपाध्याय। एक कहावत है कि अगर आपको वक्त खराब चल रहा हो तब आप ऊंट पर भी बैठकर कहीं जा रहे होंगे तो भी आपको कुत्ता आके काट लेता है। कांग्रेस यूं तो देश भर में ही मुकाबले में आने के लिए जूझ रही है, लेकिन एमपी में तो उसकी हालत बहुत खराब है। पहले तो पार्टी बड़े नेताओं की भगदड़, टूटन, टिकट मिलने के बाद भी पाला बदलना, विधायकों का मोह भंग होना, जिले की कार्यकारिणी का सीधा भारतीय जनता पार्टी में समा जाने जैसे मामले तो संगठन की चूलें हिला ही रहे थे। अब रही सही कसर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इमरती देवी पर बहुत दोयम बयान देकर पूरी कर दी। करना चाह रहे होंगे वो वर्ड प्ले, लेकिन ऐसा खेला हुआ कि उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी मसले को मैक्सिमाइज करने में मीडिया के धुरंधर आउटपुट के डेस्क इंचार्ज को भी मात देती है। उसने तुरंत मामले को बड़ा कर दिया। जीतू की सफाई आई तो इमरती खुद सामने आई और उन्होंने कहा कि माफ तो नहीं करूंगी, एफआईआर करा के ही दम लूंगी, और एफआईआर हुई। तो आज बात करेंगे इसी मसले पर कि जीतू पटवारी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस को फायदा क्या हुआ और नुकसान कितना। क्या कांग्रेस का संगठन सत्ता में आना तो दूर की बात है, मजबूत विपक्ष भी बन पा रहा है। कांग्रेस यदि चुनाव में कुछ जगहों पर अच्छा परफॉर्म करेगी तो वो संगठन की सधी हुई रणनीति होगी या उस इलाके विशेष के नेता की व्यक्तिगत उपलब्धि। साथ ही यह भी संवाद का ये गिरता स्तर लोगों के मानस में कोई असर छोड़ता है भी या नहीं। बहुतेरे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में जिस तरह का कांग्रेस का अब तक का प्रचार का प्रदर्शन रहा है और जिस तरह से उनके अंदर खंडन, टूटन, विभाजन, भगदड़, जो भी उपमा आप देना चाहें वो शुरू हुई, उसके बाद प्रदेश लीडरशिप की बयानबाजी हिंदी की कुछ कहावतें याद दिला रही। होड़ में खाज, दूध और छाछ दोनों से जलना, और भी जो आपको याद आए मन में पढ़ लीजिएगा। कल कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इमरती देवी पर जो टिप्पणी की, उसने कांग्रेस को और पीछे धकेल दिया। ये टिप्पणी किसी भी महिला के लिए बेहद मानहानिकारक थी और यदि वो बीजेपी की हो तो उसे देशव्यापी बनने में वक्त भी कहां लगता है। भाजपा ने इसे सर्वव्यापी बना दिया। जीतू समझ गए कि बिना माफी मांगे एक कदम नहीं चला जा सकता। उन्होंने या तो पार्टी के निर्देश पर या फिर स्वयं की चेतना से बाद में माफी मांग ली। मैंने जो वक्तव्य दिया उसको बरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुँची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। बीजेपी की किसी भी नेत्री के खिलाफ यदि कांग्रेस के नेता टिप्पणी करें और भाजपा कुछ मिनट के अंदर उसका भौकाल ना मचाए, ऐसा संभव नहीं है। इस मसले में भी यही हुआ। पार्टी की हर जिले की महिला यूनिट सक्रिय हुई और महिला विरोधी कांग्रेस का स्वरूप गढ़कर जनता के सामने रख दिया। जीतू ने भले ही माफी मांग ली, लेकिन फिर आया इमरती देवी का एक वीडियो वाला बयान। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का तो चरित्र ही ऐसा है, वो महिलाओं का अनादर हमेशा से करती आ रही है। इमरती जीतू की माफी से बहुत संतुष्ट नहीं दिखी। उन्होंने इतना जरूर कहा कि वो कहते तो मुझे बहन ही है, लेकिन मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। महिलाओं के ऊपर वो कांग्रेसी तो शुरू से ऐसे बोलते आए हैं, तो मैं उनसे चाहती हूँ कि भाई ऐसा ना बोले, और इमरती के खिलाफ बोले जरूर है, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। एक बार बहुत है कि सुन लिया, कमलनाथ ने आइटम कह दिया था, लेकिन ये अब इतनी इमरती को इतनी सस्ती ना समझे, ऐसा ना समझे कि वो कभी भी कुछ बोल सकते हैं। मैं अब लड़ूंगी। कहते हैं कि जब वक्त अच्छा ना चल रहा हो तो ऊंट पर बैठकर घूमने में भी कुत्ता आके काट जाता है। कांग्रेस इस चुनाव में प्रदर्शन के लिहाज से बीजेपी से मीलों पीछे है। उस पर महिला नेत्री के खिलाफ दिया गया ये बयान कमलनाथ के आइटम वाले बयान जैसे ही गरमाएगा। जीतू से पार्टी को अभी तक हासिल ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बल्कि फजीयत ही हुई है। इस नए बयान से वोट का फायदा नुकसान यदि होगा तो केवल उसी इलाके में होगा या उसका दायरा बढ़ जाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
तो चलिए अपने पैनल से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलेंद्र पटेल जी, आप पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, दिनेश गुप्ता जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रियंका दुबे जी हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। आप तीनों ही विद्वानों का बहुत बहुत स्वागत है बीएसटीवी की इस खास चर्चा में। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया सर आपने, एक तो पहले ही काफी सारी समस्याएं थी और अब उस पर ये रिएक्शन आपका सर। देखिए, निश्चित रूप से आपने कहा आपकी रिपोर्ट में कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से तिल का ताड़ बना लेते हैं। अब तिल के ताड़ की बात तो अगर कोई चाहे तो इमरती देवी के बयान को ही बना सकता है। उन्होंने अभी कहा कि मैं इतनी सस्ती नहीं हूं। अब ये भी दुयम दर्जे में आता है, सस्ता होने का मतलब क्या होगा। लेकिन उनका इंटेंशन तो नहीं था ना, वो कुछ और कहना चाह रहे थे। इसी तरीके जीतू पटवारी जी भी जो कहना चाह रहे थे हास परिहास में, वो इमरती देवी वाली बात थी, रस की बात जो थी। लेकिन अब कहीं से कहीं ले जाने की आदत में तो बीजेपी की मास्टरी है कि किस तरीके से वो माइंड गेम खेलती हैं, किस तरीके से मुद्दों से भटकाती हैं। असल में प्रज्वल रवन्ना के बारे में नहीं बोलेंगे, जो इस तरह की कल्पित होते हैं और इस तरह का कृत्य करके देश छोड़ के भाग जाते हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री उन सभाएं लेते हैं, उस बारे में बीजेपी मौन है। लेकिन कहीं प्रदेश अध्यक्ष जी के मुंह से उस तरह की बात कही गई जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली। उन्होंने खुद कहा कि वो मेरी बड़ी बहन समान है, बड़ी बहन मां के समान होती है, और कहीं उस बात का गलत इंटरप्रेशन निकाला तो मैं माफी चाहता हूं। और निश्चित रूप से अगर तो कोई माफी मांगता है तो वो चैप्टर तो वैसे क्लोज हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं नहीं हुआ। खैर, ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी हो सकती है, उनकी मंशा हो सकती है, क्योंकि वो विकास की बात तो नहीं करेंगे ना, रोजगार की बात तो करेंगे नहीं, किसान की आय दुगनी की बात तो करेंगे नहीं। वो सिर्फ शब्दों के मायाजाल में कभी मंगलसूत्र की बात करेंगे, कभी और कोई एजेंडे की बात करेंगे, कभी इस तरह के बयानों की बात करेंगे। वो इससे भटकाते हैं देश की जनता का ध्यान। हमेशा जो मुख्य मुद्दे होते हैं चुनाव में, जो मुख्य मुद्दे होना चाहिए, महंगाई का, भ्रष्टाचार से, उनसे हटा के कहीं और ले जाने का प्रयास करते हैं और उसमें हमेशा लगे रहते हैं, उनकी पूरी टीम लगी रहती है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह ही मैं कर सकता हूं कि हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है, आज युवाओं को रोजगार चाहिए, आज किसान बदहाल हैं, उनको अपने फसलों के दाम चाहिए। हम इन बातों में डिबेट करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ऋषि जी, लेकिन खैर बयान पे डिबेट कर रहे हैं। वैलेंट को जिस बयान की माफी मांग ली गई है, उसके बाद भी हम कर रहे हैं। और अगर ऐसा इमरती देवी जी को लगा तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, उसके खिलाफ रिपोर्ट उन्होंने की है। अब कानून उसको देखेगा। माफ करना चाहिए या नहीं, प्रियंका जी से इस पर हम रिएक्शन ले लेते हैं। प्रियंका जी, आपका रिएक्शन। देखिए, जो कृत्य होता है, कुछ अपराध क्षमनीय होते हैं, कुछ अक्षमनीय होते हैं। ये कानून की भाषा में एक वकील होने के नाते मैं जानती हूँ। जिस महिला के मान सम्मान या जिसके प्रति कृत्य किया जाता है, उसके मानस के ऊपर उस चीज का कितना प्रभाव पड़ा है, वो उसे किस तरह से देखता है, ये हम तय करेंगे। आप कौन होते ये तय करने वाले कि हम माफ करें या ना करें? ठीक बात। एक महिला होने के नाते अगर मैं बात करूं, अगर कोई मेरा दुपट्टा खींच देगा तो आप ये कहें कि आपकी गले का गमछा खींचा गया और मेरा दुपट्टा खींचा गया, दोनों में बराबरी होनी चाहिए, तो क्या ये न्याय संगत है? मैं आज भाई साहब से पूछती हूँ, हमारे साथ तो बैठे हुए हैं। अगर वो कहते हैं, जीतू पटवारी जी उन्होंने खुद ही ये शब्द बोले कि मैं इमरती देवी जी को अपनी बड़ी बहन मानता हूँ और उनको मैं माँ के समान सम्मान करता हूँ, तो क्या कोई बेटा अपनी माँ के सामने या अपनी बहन के सामने ये कहे कि तेरी चाशनी कम हो गई है या तेरे में रस कम हो गया है? यह शोभायमान भाषा है? ये किस संस्कारों की बात कर रहे हैं जीतू पटवारी जी? क्या हमारे देश में अब ऐसे संस्कारों को हम बढ़ावा देंगे? ऊपर से आप लोग की तुर्रबाजी है कि माफ कर देना चाहिए। क्यों करेंगे? ये भी अब आप अपराध भी आप करें और माफ करने की सीमा भी आप तय करें कि माफ भी आपको कर देना चाहिए। तो फिर आपने महिला के हाथ में छोड़ा क्या है? कठपुतली बनाना? जैसे राधिका खेड़ा जी रो रही हैं, ये प्रियंका चतुर्वेदी जी आपकी पार्टी को छोड़ के चली गई, यही बदसलूकी के कारण। आज अगर वो महिला छोड़ करके आ गई है, भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गई और हमारी पूर्व मंत्री हैं और हम बहनें उनके सम्मान के लिए, उनके लिए नहीं, हम हर बहन के सम्मान के लिए खड़ी करेंगे। उसकी अस्मिता के ऊपर अगर बात होगी, उसके मान सम्मान पे बात होगी, और जहां पर भी होगी, मैं फिर कह रही हूँ, भारत के किसी भी कोने पे होगी, तो ये बातें बहनों के सम्मान से जुड़ी हुई है। मातृशक्ति उसके लिए हमेशा मैदान में खड़ी होगी। ठीक है, चलिए दिनेश जी के पास चलते हैं। आते रहेंगे बारी बारी, प्रियंका जी बारी बारी आते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सबको समय देते रहेंगे, सबसे बात करते रहेंगे। दिनेश जी, ये जो हुआ इसमें जीतू पटवारी का थोड़ा हम यहां जिक्र कर लेते हैं। हासिल क्या हुआ उनको प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, और अभी जो हुआ इससे क्या नुकसान उनको होगा? देखिए ऋषि, अभी तक का जो जीतू पटवारी जी का परफॉर्मेंस है जी,
वो आप किसी भी लिहाज से ये नहीं दिखाता है कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन और एक मैच्योर प्रदेश अध्यक्ष है। देखिए, चुनाव का समय हो या ना हो, भाषा की मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक बात है। आप चाहे अपने कार्यकर्ता के बारे में बात कर रहे हो या दूसरे के बारे में कर रहे हो, कोई नेता हो, आपका विरोधी हो, समर्थक हो, लेकिन आपकी भाषा किस तरह की हो। आपकी भाषा इतनी प्रभावी तो होना चाहिए ना कि आप लोगों से वोट मांग सकें। आपके पास इतना विल पावर तो होना चाहिए कि लोगों के सामने जाएं तो लोग आपको जो है आपकी बातों को याद करके हंसे नहीं कि आप किस तरह के नेता हैं। तो आप जो है ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। ये जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसके अनुरूप आप निर्णय करें और लोगों के बीच में जाएं। ये अभी तक नहीं दिख रहा है उनके परफॉर्मेंस में, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने एक बार फिर गलती कर दी। उनका एक मजबूत स्टेट है, यदि वो लीडरशिप में इस तरह से फंस गए और वो यदि मैच्योर लीडर्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी में लोगों का शामिल होना स्वाभाविक है, उसको भी तो जीतू पटवारी नहीं रोक पाए। ये भी तो इतिहास में लिखा जाएगा ना कि वही अध्यक्ष थे जब इतने सारे लोग जा रहे थे। उन्हीं के शहर से 2 पूर्व विधायक चले जाते हैं और ये वो नहीं रोक पाते हैं। उन्हीं के शहर से एक जो है उम्मीदवार विड्रॉ कर लेता है, उनको नहीं पता होता है। तो देखिए, हेलीकॉप्टर में चुनाव प्रचार करने से आपको जमीन नहीं छोड़ना चाहिए, आपको जमीन पर रहना चाहिए। आपकी जो अभी विपक्ष के नेता हैं और आपका आचरण यदि विपक्ष के नेता के अनुरूप नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि जनता आपको सत्ता में लाने के बारे में सोचेगी। ठीक बात है। शैलेंद्र जी, एक थोड़ा सा कुछ महीने पहले की बात कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आ रहे थे तब लगातार ये बोला जा रहा था कि लाडली बहना योजना का इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब नतीजे आए तो फिर चर्चा ये रही कि शायद लाडली बहना योजना का जो असर है वो उसका सियासी माइलेज बीजेपी ले गई। अब महिलाएं कहीं ना कहीं चुनाव के या राजनीति के जो ध्रुव हैं उनमें बीच में, उनमें सेंटर में कहीं ना कहीं रहती हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। और ऐसे घनघोर चुनावी समय में कि जब 2 फेज हो चुके हैं, तीसरा चौथा चरण बाकी है, आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा एक डेंट आपके लिए आपने सेल्फ गोल टाइप का आपने खुद कर लिया? देखिए, जो बयान दिया उसके बारे में बहुत ज्यादा राजनीति हो गई, तरह तरह की बातें हो गई। और मैंने पूर्व में भी कहा कि अभी मैं माननीय इमरती देवी जी की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं इतनी सस्ती नहीं हूं। अब इसको कहां लेके जाएंगे, इस बयान को? आप समझने के लिए ये भी 2 दर्जे की बात है, सस्ता होना। देखिए, हम शब्दों का हेरफेर वाली बात हो सकती है कि उस शब्द को हम कहां ले जाएंगे। इमरती देवी, क्योंकि नाम उनका एक मिठाई के ऊपर था, वो मिठाई की बात उन्होंने की कि जिस तरीके से वो है, और जो सवाल था वो सवाल क्या था, वो सवाल भी गौण हो गया, क्योंकि सवाल कहीं और पूछना था लेकिन कहीं और पूछ लिया गया, उसको टालने के लिए बात कही गई। लेकिन आज उस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। आज कहीं ना कहीं जब प्रज्वल रवन्ना की जहां बात निकलती है, इतनी सारी सीरीज वहां पे आती हैं। अभी मेरी बहन प्रियंका दुबे जी कह रही थी, बड़ी काबिल वकील हैं, वो कह रही थी अपनी बात। मैं चाहता हूं कि अगर वो इतना संवेदनाएं रखना चाहिए, हम सबको एक दूसरे के प्रति संवेदना रखना चाहिए। 8 साल की बच्ची के खिलाफ अभी कुछ दिन पहले हमारे भोपाल शहर के एक हॉस्टल के अंदर एक कुकृत्य हुआ। कितने लोग आगे आए, कितने लोगों ने उस चीज के लिए गृह मंत्री या मुख्यमंत्री जी से सवाल किया, कोई नहीं कहेगा। अगर कोई शब्दों का इंटरप्रिटेशन इस तरह का हो जाएगा तो हम राजनीति करने के लिए अस्मिता से जोड़ दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आज समझ में सबको आता है, ये अलग बात है कि हो सकता है मेरी बात को उतना जोर नहीं दिया जाए, लेकिन हमारा शब्दों के साथ हमें क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। अगर हम जो कह रहे हैं वो करते हुए दिखना चाहिए। आज उसी के लिए आंदोलन हमारी बहन प्रियंका दुबे करती तो मुझे बहुत खुशी होती कि आज आपने कुछ मुद्दे गिना दिए और आपने कहा कि इन पर बात होनी चाहिए थी, तो ये बॉल तो आपके पाले में थी, आप इनको मैक्सिमाइज कर सकते थे। मैक्सिमाइज लेकिन किस तरह से किया जाता है वो शायद अभी पिछले कुछ समय से हम बीजेपी को लगातार देख रहे हैं। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी प्रियंका जी। भाई साहब से भी इसी बात पे से बात करनी। मैंने अभी पहले से कहा कि नारी सम्मान कहीं पर भी हो, नारी सम्मान की बात होनी चाहिए। जब भाई साहब ने कर्नाटक के अपने प्रवल्लभा जी की बात करी है, तो वहां कर्नाटक में एक नेहा बहन को चाकुओं से गोद करके मार दिया गया, भाई साहब ने उसका जिक्र नहीं किया। वहां पर भी एसआईटी कर्नाटक में गठन की गई, यहाँ पे 8 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके लिए भी एसआईटी गठन की गई। कर्नाटक में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। एसआईटी की जांच दोनों जगह हो रही है, परंतु विषय बस यही है कि इन्हें वहां पर कैंडिडेट लोकसभा का है जो भाग गया है। मैं तो कहती हूँ जो भाग गया है उसको मैं मेरा कैंडिडेट नहीं मानूंगी, जो भाग गया वो भगोड़ा ही गए, परंतु उसकी चर्चा करी। लेकिन नेहा बहन के लिए भी अगर ये 2 शब्द बोल देते नेहा निरंजन के लिए, तो मेरी आत्मा को थोड़ी ठंडक पहुंच जाती कि इन्होंने निष्पक्ष होकर के बात रखी, परंतु उस बहन के लिए इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, वो भी कर्नाटक की घटना है।
आज एक बहन को सड़क के ऊपर चाकुओं से गोद करके मार दिया जाता, क्या ये उचित है? और हम उसके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहते? क्या ये निष्पक्ष न्याय है बहनों के सम्मान के लिए? उसके बाद अगर हम बात करते हैं भोपाल की घटना की, तो तुरंत उसके लिए बाल आयोग भी सक्रिय हुआ। सरकार ने तुरंत 24 घंटे के भी अंदर एसआईटी का गठन कर दिया। और मैं निश्चित कह सकती हूँ कि जो फांसी का प्रोविजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ है, वो फांसी से भी अगर कोई कड़क सजा हो तो उसे दी जाए। इसके अलावा जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है वो भी निश्चित तौर पर की जाए अगर हो सकती है तो। परंतु मेरा मानना यह है कि क्या महिलाओं का सम्मान इतना छोटा हो चुका है कि आपके जीतू पटवारी जी कहें कि 500 रुपए लेकर के हम लोग कोलके में रख लेते हैं? शैलेंद्र भाई साहब, आप इस पर भी तो कुछ बोलिए। पुराने कई सारे बयान हैं, पुराने से हम उनकी चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन फिर अब उस पर जीतू भाई साहब का ही है जी, ये जीतू जी का ही बयान। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं वही कह रहा था शैलेंद्र जी, शायद आपने शायद मेरी बात सुनी होगी कि मैक्सिमाइज करना, एक तरफ आप देख रहे होंगे आपने जो कहा उसका काउंटर आपको शायद मिल गया होगा, लेकिन अगर आपके हाथ में मुद्दे हैं तो मैक्सिमाइज तो आपको भी करना चाहिए। दिनेश जी के पास चलते हैं एक छोटे से सवाल के साथ। दिनेश जी, माफी मांग तो ली, अब नहीं लगता आपको कि माफ कर देना चाहिए या इस मुद्दे को और खींचने की आवश्यकता है? नहीं, ये मरता क्या नहीं करता है। आपने माफी मांग ली। थोड़ी देखिए, जो चीजें आपने कही हैं ये निश्चित तौर पर वो एक आपत्तिजनक भाषा में आती है। आप उसे एक सामान्य व्यक्ति से भी पूछेंगे ना, उसका जो अर्थ निकालेगा वो अल्टीमेटली आप ये देखिए ना कहीं उनका जो सम्मान है, एक महिला का जो सम्मान है, जिस तरह से आपने, वो भी तो आपकी वाणी में था। आपने क्यों कहा, कैसे कहा, ये अलग विषय है, ठीक बात। लेकिन मैंने कहा ना कि आप एक गंभीर राजनेता कैसे होंगे? ये गंभीरता तो नहीं है आपकी कि आपने एक गंभीरता से कोई बात कही है। आप जिस तरह से एक्सक्यूज भी कर रहे हैं, तो उसको मुझे लगता है कि ये विषय उस बात का है ही नहीं। जितनी बात आगे बढ़ गई है कि आप माफी मांग ली, मैंने ये कर लिया, ये अब व्यक्तिगत इमरती देवी का भी मामला नहीं रहा कि वो यदि ये कह दें कि सब मैंने माफ कर दिया, उन्होंने कह दिया। अब जिस पर एक पॉलिटिकल स्टैंड लिया जा चुका है, जिस पर इलेक्शन का टाइम है, ये तो उनको पता है कि हम चुनाव में हैं, चुनाव में कई तरह की बातें होती है। यदि आपको कोई सवाल टालना भी था तो टालने का ये तरीका होता है कि आप किसी को अपमानित करें या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। तो मुझे लगता है ये तरीका उसका भी ये ठीक नहीं था। टालना था तो कह देते कि नहीं, मैं इस विषय में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, आगे बढ़ जाते अपना। बिल्कुल, टालने के और भी तरीके हो सकते थे, टाला जा सकता था किसी और तरीके से, शायद ये तरीका ठीक नहीं था। ये तो इस बात से तो हम भी आपके सहमत हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है शैलेंद्र जी कि इसको काउंटर करने का तरीका क्या होना चाहिए? आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा माफी मांगने में लेट हो गए? कल रात का ये बयान था जहां तक मेरी समझ मुझे याद है, और अगर उनको ऐसा लग रहा था उसी समय कि कुछ गलत हो गया, इसको तो हमें थोड़ा ठीक कर लेना चाहिए, तो काउंटर उतने फोर्स से नहीं आया जितनी तेजी से हमला हो गया। अगर आप शायद काउंटर करते तो बेहतर होता समय पर। देखिए, मुझे लगता है कि शायद रात को जब वहां से निकले थे उसके बाद ट्रेन में था और सुबह उठते से इन्होंने ये बयान दिया और माफी मांगी। माफी मांगना किसी भी कहीं अगर उनको लगा कि गलती है तो माफी मांगना अपने आप में एक बड़ी बात होती कि हम किसी कहीं गलती या किसी को ठेस पहुंची हो अपने शब्दों से हम माफी मांगते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि माफी इमरती देवी देती हैं या नहीं देती हैं, ये तो उनकी विल है। हम भी ये कहते हैं उनकी, अगर कहीं लगा तो ये उनकी विल है। उन्होंने जाकर थाने में रिपोर्ट करा दी, ये उनका अधिकार है। उनको पूरा कानून ने भी अधिकार दिया और वो उसके लिए स्वतंत्र हैं। जीतू जी ने, पटवारी जी ने अपनी माफी मांगी और उस चीज के लिए क्या, ये उनका अपना बात थी, क्योंकि कहीं अगर उस बात से किसी को आहत हुई, दुख हुई, तो उसको पट्टाक्षेप तो उसी तरीके से होगा कि हाँ ठीक है, वो टालना चाह रहे थे, शब्दों का हेरफेर हो गया, वो किस संदर्भ में, क्योंकि नाम कहीं ना कहीं इमरती देवी जी का नाम इमरती से था, मिठाई से रिलेटेड था, कहीं से कहीं तक उनकी मंशा वैसी नहीं थी, लेकिन उस मंशा को इंटरप्शन उस तरीके से हो गया। खैर, ये तो सब अगर मंशा नहीं थी तो तुरंत उसको कर लेते। मैं आपके साथ हूं ऋषि जी। देखिए क्या है कि ये तो अपने ऊपर है ना, किस चीज को किस तरीके से अर्थ निकाला जाए। मैंने शुरुआत में ही कहा कि मेरी बहन इमरती देवी जी ने अभी कहा कि मैं इतनी सस्ती नहीं हूं। अब इसको किधर भी आप ले जाएंगे, मतलब सस्ते होने का, तो आप कहां ले जाएंगे? अब मैं अगर उस तरीके से सोचूंगा तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या, उस तरीके से लेने और दूसरे अर्थ में ले जाएंगे। अगर मेरी आप बार-बार सस्ती पर फोकस कर रहे हैं, मेरा सुझाव है कि आप देखिए पटवारी जी वर्ड प्ले में फंस गए थे। देखिए दोनों की बात हो रही ना, अब ऐसा तो मुझे अधिकार होना चाहिए ना कि जब बात, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो इमरती देवी जी से नहीं कहा कि आप ये बयान दें। ये तो इतने बड़े घटनाक्रम के बाद का बयान है, जिस चीज के लिए वो कह रहे हैं कि शब्दों का लिए महिला की अस्मिता की बात आती है, तो महिला को सस्ता कहना कौन सी अच्छी बात होती है? ये भी तो अपमान की बात है कि महिला अपने आप को सस्ती कहे। ये क्या उसका सम्मान बढ़ाएगा?
यहाँ पे क्या महिला सशक्तिकरण की बात हो रही, सस्ती बात कहने के लिए? क्या यहाँ पे उनकी अस्मिता का ख्याल नहीं आ रहा है क्या? लेकिन यहाँ पे राजनीति करना है, महिला की अस्मिता की बात नहीं है। जहां अस्मिताओं की बात होती है वहां भारतीय जनता पार्टी भगने का प्रयास करती है, लेकिन जहां राजनीति की बात होती है वहां को उस तरह को मैक्सिमाइज करने की बात, ये उनकी खूबी हम मान रहे हैं। आज जिस तरीके से बातों का प्रोपोगंडा बनाकर देश में भ्रम फैला रही है, उसी बात को लेकर तो कहीं ना कहीं आज उनकी मास्टरी हो गई। आप भी कह रहे हैं कि किस तरीके से मैक्सिमाइज कर रहे हैं। मुद्दों को भटकाना, किसी विषय को कहां से कहां पर ले जाना, ये उन्होंने सीखा है। अब ठीक है, आज के उसमें वो चलन आ रहा है, समय ये बताएगा, देश ये बताएगा कि ये सही था कि गलत था इस तरह की राजनीति करना। चलिए, सही था या गलत था वो वाकई समय ही बताएगा। प्रियंका जी आपके पास आना चाहेंगे। बहुत सारी बातें यहाँ पर शैलेंद्र जी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अभी वो इमरती जी ने जो उसको लेकर अपना रिएक्शन दिया, उसमें भी उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल कर दिया। तो तय कौन करेगा ये सारी चीजें? मुद्दा इसका था शैलेंद्र जी, बात भी इसी की थी। प्रियंका जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, आपने कभी पर चर्चा करना कांग्रेस को हमेशा बता देता है। अगर लोग बार बार किसी भी चीज के बयानबाजियों को लेकर के बात करते हैं, तो मेरा ये बार बार कहना पड़ता है, चाहे अधीर रंजन, बड़ी लंबी लिस्ट है, अधीर रंजन चौधरी जी का बयान ले लीजिए, अभिजीत मुखर्जी का बयान ले लीजिए, रेणुका चौधरी जी का बयान ले लीजिए, कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह का, राधिका खेड़ा जी का, या प्रियंका चतुर्वेदी जी का स्थिति देख लीजिए। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, हो गई है। सुप्रिया सूले जी मंडी का भाव पूछ रही, मतलब पुरुष तो कम पड़ ही नहीं रहे थे, महिलाएं भी मैदान में आ गई। तो ये आपकी पार्टी का कौन सा प्रोटोकॉल है जिसमें इस तरीके की भाषा, पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी कंधे से कंधे मिला करके करने लग गई हैं? इसको आपको कहीं तो नियंत्रित करना ही पड़ेगा। और रही बात, अगर आप हम पर भी आरोप लगाते हैं, तो मैंने आपको ये बात बता दूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी क्लियर कट शब्द था कि पार्टी अगर सही है, उसकी रीति नीति सही है, अगर कोई कैंडिडेट या कोई प्रत्याशी गलत आ जाता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने की जिम्मेदारी जनता की बनती है। वो अपना मताधिकार का प्रयोग सही दिशा में करके उसको जवाब दे सकती है। और मैं यही अपील करूंगी कि व्यक्ति अगर गलत है, पार्टी भले सही, अगर व्यक्ति अगर गलत है तो आप उसका बहिष्कार कर दीजिए। बिल्कुल कहूंगी मैं इस चीज को, क्योंकि बात महिला के अस्मिता की, महिला के सम्मान की है। ये देश भारत माता का है, माता का सम्मान बना रहे, यही सबसे अपील करूंगी। महिलाओं से जुड़ी हुई बात को लेकर दिनेश जी हम आपके पास आना चाहेंगे। वोटिंग परसेंटेज में हम 2 दिन से खबरें देख रहे हैं, 3 दिन से, जब से दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ है, कि महिलाएं कम निकली, महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम रहा मध्य प्रदेश में। और एक जो चर्चा लगातार ये चल रही है कि शायद कांग्रेस को समर्थन करने वाली जो महिलाएं थीं, जो मतदाता थे, वो महिला मतदाता थीं, वो उतनी नहीं निकल पाए। आप ये जो हो रहा है, ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, ये आने वाले जो फेसेस हैं इलेक्शन के, उस पर असर डालेगा या नहीं डालेगा, या मैनेज हो जाएगा? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, अभी तक के जो 2 चरण के मतदान है, इसका जो वोटिंग पर कितना असर पड़ेगा, इसको लेके क्या जो है महिलाएं घर के बाहर निकल पाएंगी, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा क्या कि हमको जो है कांग्रेस के खिलाफ वोट करना? मुझे लगता है कि ये जो है अपने यहाँ इस तरह का रिएक्शन होता नहीं है वोटर्स में। यदि होता तो बहुत सारे चीजों पर हो जाता, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो पॉलिटिकल जो स्टैंड होता है या पॉलिटिकल जो कंट्रोवर्सी होती है, उसका असर व्यक्तिगत ज्यादा होता है। व्यक्तिगत जो नेता होता है, जिसके बारे में कहा जाता है, या जो भी उसका प्रताड़ित होता है, वो उसका लाभ ले लेता है। बाकी इन जनरल इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वोटिंग परसेंट आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोट नहीं निकला, ये तो कोई पता नहीं कर सकता। नहीं, चर्चा चूंकि हम चर्चा की बात कर रही है, बिल्कुल नहीं पता कर सकता। चर्चा में ही है दरअसल, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया। चर्चा अपने अपने हिसाब से, आप यदि बीजेपी के पास जाएंगे तो बीजेपी वाले कहेंगे कि हमारा वोटर तो निकल आया है ना, लेकिन आप देखेंगे उनका वोटर निकल आए तो विधानसभा में तो उनका वोटर बहुत निकला हुआ था, बहुत महिलाएं निकली हुई थी, फिर उनका बाकी वोटर कहाँ चला गया जो नहीं निकला है? तो कांग्रेस वाले अपने हिसाब से कह सकते हैं कि हमारे वो जो है बीजेपी का वर्कर था, वो उदासीन था, वो वोटर को बाहर नहीं निकल पाया, हमारा वोटर तो 100 वोटर बाहर निकलता है। तो आप कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, ओवरऑल जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है, उसमें जो हमारा वोटर है वो थोड़ा सा, उसको जरा एक धक्का लगा हुआ है। जिस तरह के हम दल बदल की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की सियासत हो गई है, ये कह सकते हैं आपके पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर वो थोड़ा सा निराश है। निराशा के साथ साथ क्या हो रहा है कि वो अपना उसे ये मालूम है कि अब नतीजा क्या होना है। उत्साह भी तो होना चाहिए कि हम किसको वोट कर रहे हैं, तो वो हम एक सरकार चुनने जा रहे हैं। जब ये कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, एक माइंड सेट हो गया, एक नैरेटिव तैयार हो गया, परसेप्शन बिल्ड हो गया, तो फिर क्या करते हैं लोग,
तो उन्होंने कह दिया ठीक है, अब हम नहीं भी जाएंगे वोट डालने तो क्या फर्क पड़ेगा, वो तो ऐसा होने वाले ही है ना। तो हमारा देश क्या है, इस तरह की चीजों के प्रभाव में बहुत ज्यादा आता है और जल्दी आता है। तो ये असर उसी का असर है। जो मोटिवेशन पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए वो मुझे लगता है हुआ नहीं है, दोनों पार्टियों की तरफ से नहीं हुआ, अन्यथा ये परसेंटेज और बढ़ता। चलें जी, काउंटर कैसे करेंगे इस सबको? आपकी समस्याएं जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अगर इस पूरे हफ्ते की बात करें तो बड़े बड़े इवेंट हो गए हैं कांग्रेस को लेकर। अब आपको नहीं लगता कि जब प्रतिद्वंदी थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे, वो आपका आकलन होगा है कि नहीं है, तो स्ट्रेटेजी आपको नहीं लगता कि कुछ थोड़ी चेंज करने की जरूरत है? देखिए, जनता सब समझती है। मैं कह रहा हूं कि जो रिजल्ट्स पे हम जाएंगे मध्य प्रदेश के विषय में, तो निश्चित रूप से 4 महीने पहले 5 महीने पहले चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत शानदार जीत मिली। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि वो आंकड़े उस तरीके के हैं। और इतनी शानदार जीत मिलने के बाद में भी अगर इंदौर जैसी जगह में आप इस तरीके से इस कैंडिडेट को वापस करवाते तो जनता सब देख रही है। कहीं ना कहीं ये नजर में आ रहा है कि आप किस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं और किस तरह देश की राजनीति को दिशा देना चाह रहे हैं। क्या आवश्यकता थी? आज इन सब के लेकर एक पब्लिक में परसेप्शन बन रहा है कि अति हो रही है। कहीं ना कहीं आप जो कहते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में अगर आ जाता है तो इल्जाम लगना बंद हो जाते हैं। अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड दे देता है तो उसके ऊपर आईडी और जो दूसरी जांचें होती हैं वो रुक जाती हैं। आपके ऊपर धाराएं बढ़ा दी जाती हैं। आप जैसे भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो जो भय और डर का वातावरण है कहीं ना कहीं जनमानस में, क्योंकि मैं लगातार जनता के बीच में भी जाने का प्रयास करता हूं, लगातार लोगों से संवाद होती है, चर्चा होती है, तो एक भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ा था, मोदी जी का ग्राफ तेजी से पिछले 2014 से लेकर अभी बढ़ा था। इन सब चीजों के बाद जनमानस में गहरा आघात होने के कारण वो धीरे धीरे निकल रहा है। क्योंकि आप कहेंगे पहले मोदी जी के खिलाफ बोलते थे, लोग सुनना पसंद नहीं करते थे, आज सुनने के अलावा रिएक्शन देना चालू हो गए। आज जो राजनीति को दूषित किया जा रहा है, जिस तरीके के हम राजनीति में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, एक हम निर्विरोध चुनाव के लिए एक फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक छोटा सा रिएक्शन बस प्रियंका जी से ले लेंगे, थोड़ा सा समय का हमारे पास अभाव है। प्रियंका जी, एक आपका छोटा सा रिएक्शन और उसके बाद फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे। जी, आरोप लगाने भाई साहब आत्मआत्म अपनी पार्टी का समर्थन करके एक निश्चित तौर पे अगर निष्पक्ष बात रखती तो शायद पार्टी के हित में भी जाती। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या कर रही है, वो बात को अगर इतर रख करके आप ये बताइए कि कांग्रेस ने लोकसभा की क्या तैयारी करी थी। आपने इतने कमजोर कैंडिडेट को अगर अपना कैंडिडेट बनाया कि जो फॉर्म वापस ले लेते हैं। अब वो खुद कहते हैं कि मैं 15 लाख की घड़ी पहनता हूँ, मुझे कोई क्या प्रलोभन देगा। आप ये एक सपा की फॉर्म गलत भरती है, वो भी दूसरी बार, जबकि मैदान में उतर रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। आप कहते हैं धाराओं में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। आप एक बात बताइए, जो मामला जुडिशरी कंडक्ट हो रहा है, न्यायालय के अधीन है, उसमें कोई भी पार्टी क्या हस्तक्षेप कर सकती? आप तो न्यायपालिका पे भी सवाल खड़े कर दे रहे हैं फिर तो। ठीक है प्रियंका जी, हम समझ गए आपकी स्ट्रेटजी पे जब हम बात करते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी भी इस तरह की, और शैलजा जी ने जिस तरह से बताया वो स्ट्रेटजी तो है ही, लेकिन स्ट्रेटजियों से अगर इधर हटकर बात करें तो ये बहुत जरूरी है कि भाषा की मर्यादा बनी रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस या कोई और पार्टी भी। अगर चुनाव का समय है और भाषा की मर्यादा से दाएं बाएं कुछ भी होता है तो निश्चित तौर पर भले वोटिंग पर असर डाले ना डाले, लेकिन राजनीतिक शुचिता के लिए तो ये कहीं से भी ठीक से नहीं माना जा सकता। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो जवाब तो देना होगा मैं, फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।